नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात दुनिया में बढ़ रहे परमाणु युद्ध के खतरे और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की, जिसकी जिम्मेदारी है कि दुनिया इस पागलपन से सुरक्षित रहे। लेकिन ईरान इजरायल युद्ध ने इस संस्था की साख पर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ ईरान ने IAEA के साथ सहयोग न करने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ इजरायल के परमाणु बम कभी इस संस्था की चिंता की वजह नहीं बने। आखिर ये संस्था है क्या, काम कैसे करती है और क्या दुनिया के ताकतवर देश इसे अपनी मर्जी से चलाते हैं? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस बेहद ज़रूरी वीडियो में। तो देखिए, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसी पर बात करेंगे। क्या है ये, कहाँ है, कैसे है और क्यों इसका कमज़ोर होना हमारे लिए, आपके लिए खतरे का संकेत है। लेकिन यहाँ पर पहुँचिए। अभी युद्ध समाप्त हुआ है जून में। जिस तरह से युद्ध हुआ आप जानते हैं, 12 दिनों तक। ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई। तो क्या हुआ जून में ये आप सब जानते हैं। 12 दिनों तक युद्ध चला। दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। इस तरह के युद्ध की उम्मीद नहीं थी। हालांकि दुनिया के एक बड़े हिस्से में ये महज एक वीडियो गेम जैसा शो था, लोग अपने टेलीविज़न पर देख रहे थे। लेकिन हकीकत ये है कि न जाने कितने लोग मारे गए। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बमों का इस्तेमाल ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु केंद्रों पर हुए हैं, उसका क्या नतीजा हो सकता है ये अभी हम नहीं जानते। इस बमबारी में ईरान ने भी अमेरिका ने भी अपने जो उनका बंकर बस्टर बम है वो भी इस्तेमाल किया, क्योंकि ईरान के जो परमाणु सेंटर थे, जो उसके पूरा जो परमाणु संवर्धन की जो यानी जो इनरिचमेंट की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़मीन के नीचे, पहाड़ी के नीचे एक तरह से उन्होंने रखा था। तो बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने भी किया और जवाब में ईरान ने भी, जिसकी उम्मीद काफ़ी कम थी, बेहद ताकत से जवाब दिया। इजराइल के शहरों में, ख़ास तौर पर तेल अवीव, हाइफा और उधर कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है, वहाँ पर मिसाइलें ईरान ने दागी। और पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल के शहरों ने भी वो दर्द सहा जो अब तक इजराइल तमाम अरब देशों को देता आया है। वहाँ पर भी काफ़ी तबाही हुई, हालांकि ईरान की तुलना में काफ़ी कम हुई। सैकड़ों लोग मारे गए और ईरान के परमाणु जो सुविधाएं हैं उनको भारी नुकसान हुआ है। ये इस हमले के लिए बहाना भी बनाया गया था यही कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसके अभी हमने जिक्र किया, उसकी जो 12 जून की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि जो एक दिन पहले सिर्फ हमले की, उसमें जो कहा गया था वो आप देख लें। कहा कि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन किया है। यानी NPT जो है, परमाणु अप्रसार संधि एक है जिसमें वो शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसने उसका उल्लंघन किया है। और दूसरी बात जो कही कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। यानी जो यूरेनियम है उसको अगर आप परमाणु बम बनाना चाहते हैं तो उसको आपको इनरिच करना पड़ेगा 90% तक। तो अभी उसके पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है, जो 6 से 9 परमाणु बम वो बना सकता है कुछ दिनों के बाद। यानी अभी 400 किलो कहा जा रहा है। जो IAEA की रिपोर्ट है कि 400 किलो तक उसके पास ऐसा यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले जानना ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दरअसल है क्या, इसका महत्व क्या है। लेकिन इसे जानने से पहले एक और तस्वीर देख लीजिए, जिससे शायद आपको परमाणु हथियारों की विभीषिका का अंदाज़ा लग सके। यह तस्वीर शायद आज भी स्कूलों में, ख़ास तौर पर सोशल साइंस का जो की किताबें हैं उसमें यह दी हुई है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जापान के 2 शहरों पर आणविक हमले के साथ हुआ था। ये तस्वीरें उसी समय की हैं। अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का और 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन नाम का एटम बम गिराया था।
दोनों शहर आग के गोले में तब्दील हो गए थे। तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। 3 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें 1 लाख लोगों की मौत तो तुरंत हो गई थी। आप यूं समझिए कि बम गिरा और उधर वो भाप की तरह उड़ गए। 2 लाख लोग बाद में कैंसर और रेडिएशन से मरे। और ये रेडिएशन आज भी बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए जब हमला हुआ ईरान के परमाणु केंद्रों पर तो ये एक सवाल बना हुआ है कि कहीं रेडिएशन तो नहीं हो रहा है। बहरहाल उस समय जो हमला हुआ था उसमें ज़मीन पर 10 किलोमीटर तक गहरे गड्ढे हुए थे। हिरोशिमा और नागासाकी में 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा की गति से आंधी चली थी और चक्रवात में भी हज़ारों लोगों की जान गई थी। अगर कोई फैंटेसी फिल्म हो तो लगे कि ये किसी दूसरे ग्रह का पृथ्वी पर हमला था, लेकिन ये हिमाकत पृथ्वीवासियों की ही थी। एक ऐसे हथियार का परीक्षण हो गया था जो महाविनाश का कारण बन सकता है। जाहिर है हर सोचने समझने वाला शख्स परेशान था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया, यानी दुनिया 2 भागों में बंट गई। एक तरफ का नेता अमेरिका, दूसरी तरफ का सोवियत संघ, और हथियारों की होड़ तो फिर होनी ही थी। और 1949 में अमेरिका के एकाधिकार को एक चुनौती मिली। वो चुनौती थी सोवियत यूनियन की ओर से, जहां पर 29 अगस्त 1949 को कजाकिस्तान के सेमीपालाटिन्स्क टेस्ट साइट पर परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया। यह एक प्लूटोनियम बम था जिसकी ताकत लगभग 22 किलोटन थी, जो हिरोशिमा के बम के बराबर थी, और जिसे फर्स्ट लाइटनिंग RDS-1 कहा गया। 1953 में सोवियत संघ ने अपना पहला हाइड्रोजन बम, थर्मोन्यूक्लियर बम यानी, उसका भी परीक्षण कर लिया। अब ऐसा लगने लगा कि अगर युद्ध हुआ तो परमाणु बमों का इस्तेमाल होगा, और फिर जो युद्ध होगा वो पत्थरों से लड़ा जाएगा, यानी मनुष्य स्टोन एज, पाषाण युग में पहुंच जाएगा। एक तो बचेंगे ही बहुत कम, और जो बचेंगे उनके पास लड़ने के लिए महज पत्थर होंगे। तो ऐसे में इसे रोकने की ज़रूरत महसूस की गई, और जिस अमेरिका ने बम डाला था हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके राष्ट्रपति बन चुके थे 1953 में ट्वाइट डेविड आइजनहावर। तो ये है आइजनहावर। इन्होंने एटम फॉर पीस नाम का एक मशहूर भाषण दिया, जिसमें परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की वकालत की गई, और इसी विचार से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का जन्म हुआ। अब यह है उसका मुख्यालय वियना में, और ये हैं राफेल ग्रासी जो इस समय इसके महानिदेशक हैं। तमाम विचार विमर्श के बाद 29 जुलाई 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का गठन हुआ। इसका मुख्यालय जैसा मैंने बताया वियना में है, ऑस्ट्रिया में है वियना, और ये जो राफेल ग्रासी हैं ये इसके महानिदेशक हैं 2019 से। इस एजेंसी में 178 देश सदस्य हैं। 2025 की अब तक की जो सूचना है 178 देश इसके सदस्य हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक स्वायत्त संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की UN की एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है। और इसका काम क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है निरीक्षण करना है, यानी जो तमाम जो सेफगार्ड लिया जा रहा है या नहीं, परमाणु सुविधाएं जहां पर है, जहां पर जो परमाणु संवर्धन हो रहा है, इनरिचमेंट हो रहा है, वहां पर ये निगरानी करती है ताकि कोई देश परमाणु बम ना बनाए। 2025 में IAEA ने 181 देशों में 2114 जगह जाकर निरीक्षण किया। दूसरा महत्वपूर्ण काम है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी सुरक्षा मानकों पर नज़र रखना, यानी परमाणु संयंत्रों और रेडियोधर्मी सामग्री जो है वो सुरक्षित तरीके से चल रहे हैं, उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत बड़ा ख़तरा ये है कि अगर युद्ध ना भी हो तो भी परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया में अगर कहीं रिसाव होता है, रेडियोधर्मी रिसाव, जैसा कि हमने पढ़ा है चेरनोबिल में जिस तरह का रिसाव हुआ और इस तरह के और भी कई हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। तमाम बेगुनाह लोग बेमौत मारे जाएंगे, और इसलिए सुरक्षा मानक बेहद ज़रूरी है जो IAEA जिस पर पूरा
नज़र रखता है। और टेक्निकल जो कोऑपरेशन यानी जो तकनीकी सहयोग है कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल केवल हथियारों के लिए ना हो, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में भी इस परमाणु तकनीक का उपयोग हो, यानी शांतिपूर्ण ज़रूरतों के लिए इसका इस्तेमाल हो। जैसे कैंसर के उपचार के लिए लाइनेक मशीनें बनी हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अब देखते हैं इसका ढांचा क्या है। तो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, ये नीतियां बनाता है, और इसके अलावा जो जनरल कॉन्फ्रेंस, एक तरह से आप आम सभा, जो सभी सदस्य देश हैं उनकी एक वार्षिक बैठक होती है जिसे जनरल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। और इसका एक सेक्रेटरीट है जिसमें 2500 से ज़्यादा, करीब 2560 कर्मचारी हैं जो 100 से अधिक देशों से आते हैं। ये 6 विभागों में काम करते हैं: न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, न्यूक्लियर साइंसेस एंड एप्लीकेशन, सेफ गार्ड्स, टेक्निकल कॉरपोरेशन और मैनेजमेंट। और जो मुख्यालय है वियना में, वहाँ पर ज़्यादा कर्मचारी वही हैं, करीब 2000। इसके अलावा टोरंटो यानी कनाडा और टोक्यो यानी जापान में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं सेफ गार्ड्स के लिए। न्यूयॉर्क और जेनेवा में भी उनके संपर्क कार्यालय हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रिया और मोनाको में इनकी कुछ रिसर्च लैबोरेटरीज भी हैं। और इनके जो कर्मचारी हैं उसमें वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, तमाम निरीक्षक हैं, अनुवादक हैं, जो लेखाकार कह लीजिए वो हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो हैं। और ख़ास बात यह है कि 48% महिलाएं हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो IAEA लैंगिक समानता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण संगठन है। चेरनोबिल और फुकुशिमा जहां पर रेडिएशन हुए थे अतीत में, वहां IAEA ने त्वरित कार्रवाई की, प्रभावों का आकलन किया और वैश्विक सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाया। इसने रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए कई सम्मेलन और प्रोटोकॉल भी शुरू किए। जो NPT के सदस्य देश हैं, यानी परमाणु अप्रसार संधि जिन्होंने कर रखी है, वो IAEA के निरीक्षकों को अपने परमाणु केंद्रों में आने की अनुमति देते हैं ताकि वो देख सकें कि कैसे काम हो रहा है। ईरान भी NPT का सदस्य रहा है। ईरान 1970 में NPT का सदस्य बना और तब से IAEA उसकी परमाणु गतिविधियों की निगरानी करती रही है। 2015 में हुए JCPOA यानी संयुक्त व्यापक कार्य योजना समझौते के तहत ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को सीमित किया था और IAEA ने इसकी कड़ी निगरानी की थी। लेकिन 2018 में अमेरिका के इस समझौते से हटने के बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन का अपना प्रोग्राम यानी परियोजना बढ़ाई, जिससे तनाव शुरू हुआ और फिर हुआ हमला। सवाल है कि ईरान पर हमले के पहले और बाद में IAEA की क्या भूमिका रही, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान हुआ है, ऐसा IAEA की रिपोर्ट आई है जो इस हमले के बाद आई है। और जो रेडिएशन है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है कि IAEA का कहना है कि युद्ध के कारण निरीक्षण संभव नहीं है। तो अगर ईरान में जो हमले हुए जिसे बड़े कामयाब बताए जा रहे हैं, तो उसमें एक ख़तरा ये भी है कि अगर वहाँ यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम था तो वो अभी या तो दबा होगा, और दबा होगा तो उसमें रेडिएशन का भी खतरा है। IAEA को ईरान पर हमले की पूर्व सूचना भी नहीं थी। इसके महानिदेशक राफेल ग्रासी ने 22 जून को एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी और उन्होंने कहा कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान की सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन युद्ध के कारण उसका निरीक्षण का जो काम है वो रुक गया है, जिससे स्थिति का आकलन मुश्किल है। लेकिन इस हमले के बाद IAEA की साख ज़रूर कमज़ोर पड़ी है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि वो अब IAEA के साथ सहयोग नहीं करेगा। दरअसल ईरानी संसद ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। तेहरान के तस्नीम समाचार एजेंसी ने अभी बताया है कुछ दिन पहले कि इस विधेयक के अनुसार निगरानी कैमरा लगाना, निरीक्षण की अनुमति देना और IAEA को रिपोर्ट पेश करना तब तक निलंबित रहेगा जब तक परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। हालांकि इस संबंध में संसद को अभी एक
पूर्ण सत्र में विधेयक को मंजूरी देनी होगी। और रूस जैसे देश जो ईरान के एक तरह से समर्थक हैं, उनका कहना है कि ईरान को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे IAEA के साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन ईरान नाराज़ है, ख़ासतौर पर इसलिए कि NPT का सदस्य होने के बावजूद उस पर हमला किया गया। और 2 दिन बाद जो ओमान की राजधानी मस्कट है, वहाँ अमेरिका के साथ इसी मुद्दे पर यानी परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की एक वार्ता भी होनी थी, लेकिन 2 दिन पहले ही उस पर हमला हो गया। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, जिस पर इजराइल को स्वाभाविक है कि यकीन नहीं है। लेकिन ईरान इस एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, और सवाल थोड़े वाजिब भी हैं, खासतौर पर यह देखते हुए कि IAEA ने इजराइल के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई खास चिंता नहीं जताई। यानी दोहरा मापदंड साफ नजर आता है। इजराइल पर IAEA की चुप्पी आप अच्छे से समझ सकते हैं। 2009 में संस्था ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इजराइल से अपनी परमाणु सुविधाओं को निरीक्षण के लिए खोलने और NPT में शामिल होने की मांग की गई थी, लेकिन यह गैर बाध्यकारी था और इजराइल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इजराइल के बारे में माना जाता है कि उसके पास 90 से 200 तक परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसने कभी इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया। इजराइल ने NPT पर भी हस्ताक्षर नहीं किया और अपनी प्रमुख परमाणु सुविधा डिमोन जो है, जो नेवे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर भी IAEA को निरीक्षण की अनुमति नहीं दी। 1960 के दशक में जब इजराइल ने फ्रांस की मदद से डिमोना में रिएक्टर बनाया तो अमेरिका ने तब कुछ सवाल ज़रूर उठाए थे। 1961 से 1969 के बीच अमेरिकी अधिकारियों ने डिमोना का 8 बार दौरा किया, लेकिन इजराइल ने इसे रिसर्च रिएक्टर बताकर निरीक्षण को सीमित रखा। इजराइल की न्यूक्लियर ओपेसिटी को, यानी ये जो उसकी नीति है कुछ न बताने को, पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका ने स्वीकार कर लिया। 1969 में इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच एक गुप्त समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका ने इजराइल के परमाणु कार्यक्रम को नज़रअंदाज करने का फैसला किया, बशर्ते इजराइल इसे सार्वजनिक ना करे। जाहिर है इजराइल पश्चिम एशिया में उसका रणनीतिक साझेदार है और उसका साफ कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता है तो उसका अस्तित्व संकट पे पड़ जाएगा। यानी इजराइल और पूरा अमेरिका या पश्चिमी जगत इजराइल के पास चाहता है कि परमाणु हथियार रहें, लेकिन ईरान के पास ना रहें। तो जाहिर है विशेषज्ञों का कहना है कि यह दोहरा मापदंड है। ईरान जैसे NPT हस्ताक्षरकर्ता देश पर कड़ी निगरानी होती है, लेकिन इजराइल के गैर NPT सदस्य होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। वैसे एजेंसी कार्रवाई कर सकती है क्या? क्या कार्रवाई कर सकती है? वो तो नख दंत विहीन है, यानी उसके न नाखून है ना उसके पास दांत है, वो क्या कार्रवाई करेगी? अगर कोई देश IAEA की बात नहीं मानता है तो कोई सज़ा नहीं हो सकती है। IAEA स्वयं कोई सज़ा नहीं दे सकती। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट भेज सकती है जो प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई जैसे कदम उठा सकती है। ईरान पर पहले भी कई बार आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन ऐसी संस्था दुनिया में होनी ज़रूर चाहिए जो परमाणु खतरे से दुनिया को बचाए, क्योंकि हालात गंभीर हैं। इस तस्वीर को देखिए, कितनी सुंदर तस्वीर है। ये हमारी पृथ्वी है, ये सौर मंडल है। इस सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी ही है जहाँ जीवन है। किसी और सौर मंडल में ऐसा ग्रह हो सकता है, संभावना है, लेकिन बेहद कम। हमारे सौर मंडल में तो फिलहाल कोई दूसरा ग्रह नहीं है जहाँ जीवन संभव हो, आज तक की जो समझ कहती है। लेकिन मनुष्य जाति ने आत्मविनाश को आमंत्रित कर दिया है और उसका एक जीता जागता प्रमाण ये परमाणु विस्फोट है। अनुमान है कि विश्व में लगभग 12,500 परमाणु हथियार हैं, जिनमें रूस के पास 5,800, अमेरिका के पास 5,200 और चीन के पास लगभग 500 हैं। इसके बाद इजराइल के पास 90 से 200 तक हैं। ईरान के पास अभी नहीं है। बाकी भारत है, पाकिस्तान है और उत्तर कोरिया भी है, वैसे उनके पास भी है, और जो दूसरे फ्रांस वगैरह हैं उनके पास भी है। तो अभी जो ईरान है उसके पास 400
किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम है, जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये युद्ध जब शुरू हुआ उससे पहले ही इस यूरेनियम को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिसमें कई ट्रक वहाँ से उसके जो परमाणु केंद्र हैं वहाँ से निकलते दिखे। असलियत क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा तो बना ही हुआ है और यह खतरा पृथ्वी के अस्तित्व पर भारी पड़ सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे 1945 में, उनकी ताकत 15 से 20 किलो टन थी, जबकि आज के जो न्यूक्लियर बम हैं वो 100 किलो टन से लेकर 1 मेगा टन तक की ताकत रखते हैं, यानी 50 से 100 गुना ज़्यादा विनाशकारी है। ईरान पर हमले ने IAEA की सीमाओं को उजागर किया है। ज़रूरत इसकी सीमाओं को विस्तार देने की है, वरना परमाणु हथियारों की होड़ किसी दिन सब कुछ तबाह कर देगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.